हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस चैप्टर वाई डू वी फॉल इल को। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपके क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स की चैप्टर एक्सप्लेनेशंस हमने अपने चैनल पे अपलोड की हैं। उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे अगर आपको साइंस के चैप्टर्स चाहिए तो उसका एक लिंक मिलेगा आपको। अगर आपको एसएसटी के चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। इंग्लिश के चैप्टर्स का लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए करते हैं शुरू हमारा चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। देखिए, हेल्थ और डिजीज़ जो हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं ह्यूमन कम्युनिटी में। देखिए बच्चों, ये जो आगे वाला जो पोर्शन है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ से आपको समझना ज़रूरी है, वहाँ से मैं आपको करवा रहा हूँ। हेल्थ और डिजीज़ जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, ठीक है। ये इंटरकनेक्टेड कॉजेज होते हैं। हेल्थ और डिजीज़, हमारा स्वास्थ्य और बीमारियाँ, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग एक दूसरे से अलग अलग है। आपस में रिलेटेड तो हैं लेकिन एक जैसे नहीं हैं दोनों, ठीक है। हेल्थ और डिजीज़ के जो मायने हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जब हम ये पूछते हैं अपने आप से कि डिजीज़ का क्या कारण है, डिजीज़ होती क्यों हैं, हम उनको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। डिजीज़ क्या होती हैं, स्प्रेड कैसे होती हैं, रोकथाम कैसे की जा सकती है, बचा कैसे जा सकता है, इलाज कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखिए, सेल्स जो हैं वो बेसिक यूनिट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल्स के अंदर कई सारे केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स और भी बहुत सारे। सेल एक डायनामिक प्लेस है। डायनामिक प्लेस का मतलब सेल के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। सेल के पार्ट्स की रिपेयरिंग चलती रहती है, नए सेल्स बनते रहते हैं। ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में कई स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जैसे कि हार्ट का काम है बीट करना और ब्लड सप्लाई करना पूरी बॉडी में। लंग्स का काम है ब्रीदिंग करना। किडनी का काम है यूरिन को फिल्टर करना। ब्रेन का काम है सोचना। तो सारे ऑर्गन सिस्टम्स अपना अपना काम करते रहते हैं। इन ऑर्गन्स के अंदर मौजूद स्पेशलाइज्ड टिश्यूज अपना अपना काम करते रहते हैं। इन सारे ऑर्गन्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। अगर किसी एक ऑर्गन सिस्टम में कोई माल फंक्शन आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसका इफेक्ट सारे ऑर्गन सिस्टम्स पे पड़ता है। जैसे कि अगर किडनीज यूरिन को फिल्टर करना बंद कर देती हैं, अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही हैं, तो हमारे शरीर में पॉइजनस सब्सटेंसेस इकट्ठे हो जाएंगे, जिनमें यूरिया और यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा होगा। अब जब ब्लड के अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस की तादाद बढ़ जाएगी तो हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, हमारे बाकी बॉडी सिस्टम्स के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी करती है उन सब के लिए एनर्जी और रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। कोई भी प्रोसेस अगर आपकी बॉडी करती है तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए और उसको करने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, ठीक है। फूड जो है वो एक नेसेसरी सब्सटेंस है सेल्स के लिए और टिश्यूज़ के लिए। खाना हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जो हमें ज़िंदा रखता है, हमारे शरीर के अंदर लाइफ प्रोसेसेस को करवाता है। अगर कोई एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज विल लीड टू लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। कोई भी ऐसी चीज़ जो इन सेल्स और टिश्यूज की प्रॉपर फंक्शनिंग में बाधा डाले, वो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है जिससे किसी एक ऑर्गन या टिश्यू पे इफेक्ट आता है, तो बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट्स पूरी बॉडी पे महसूस होते हैं। आगे आता है हेल्थ एंड इट्स फेलियर। सबसे पहले हेल्थ का सिग्निफिकेंस। हेल्थ का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है। हेल्थ जो है ये वर्ड हम काफ़ी बार सुन चुके हैं, 9th क्लास में आते आते काफ़ी बार सुन चुके होते हैं, इसका मतलब भी सीख चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक अलग आस्पेक्ट के बारे में बताया जाएगा हेल्थ के। हेल्थ को हम खुद भी यूज़ करते हैं इस वर्ड को कई बार, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि मेरी दादी जी की तबीयत ख़राब नहीं है जी, ठीक है। माई ग्रैंड मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल, हर हेल्थ इज़ नॉट गुड। हमारे टीचर्स कई बार हमें बोलते हैं दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड, आपकी सोच सही नहीं है, ऐसी स्वस्थ सोच नहीं है आपकी, हेल्दी एटीट्यूड। तो यहाँ पे जो हेल्थ का मीनिंग है और यहाँ पे जो हेल्थ का मीनिंग है, ये दोनों डिफरेंट हैं, थोड़े से बताएंगे आगे जाके जैसे पैरा अनफोल्ड होएगा।
तो हेल्थ का मतलब क्या है, ठीक है। अगर हम सोचें तो हमें पता चलता है कि बीइंग वेल इज़ हेल्थ। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसको समझा जा सकता है। अगर हम हर तरीके का मतलब फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली भी, पैसे के लिहाज से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोशली भी, सोसाइटी में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है, किसी से हम प्रॉब्लम महसूस नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं, इसका मतलब हम हेल्दी हैं। तो हेल्थ का काफ़ी वाइड डेफिनेशन होता है, ठीक है। जैसे इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, हेल्थ का जो मीनिंग है वो हर एक के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर आपकी दादी जी के बारे में बात करें, तो अगर वो मार्केट में जाके थोड़ा बहुत घूम लेती हैं, आस पड़ोस में जाके थोड़ा बहुत बातचीत कर लेती हैं, घूम लेती हैं, इसका मतलब शी इज़ फिट एंड फाइन, शी इज़ हेल्दी। लेकिन अगर एथलीट की बात करें तो एथलीट के लिए इतना सब कुछ कर पाना गुड हेल्थ नहीं है, ठीक है। अगर वो अच्छे से स्प्रिंट कर पा रहा है, ठीक है, उसका स्टेमिना बहुत बढ़िया है, वो दूसरे रेसर्स को कंपटीशन दे पा रहा है, तब जाके वो हेल्दी है। तो हेल्थ के जो मायने होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी डांसर से पूछें तो अगर वो अपने मूव्स को बहुत अच्छे से कर पा रहा है या कर पा रही है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही मूवमेंट्स में, सिंक्रोनाइजेशन में, तो क्या है भाई, वो मतलब क्या है, हेल्दी है वो डांसर। तो हेल्थ का जो मीनिंग है वो अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब आगे हेल्दी एटीट्यूड का मतलब बताया इसने। अगर बच्चे क्लास में टीचर की बात सुनते हैं, समझते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, इट मीन्स दे आर शोइंग अ हेल्दी एटीट्यूड, ठीक है। और अगर वो बोर हो रहे हैं क्लास में, टीचर की बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं पूछ रहे हैं, इट मीन्स दे हैव अ अनहेल्दी एटीट्यूड, ठीक है। तो हेल्थ का मतलब है कि अगर हम फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हैं, इट मीन्स वी आर हेल्दी। तो ये डेफिनेशन है हेल्थ की लास्ट में जो दे रखी है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल, ठीक है। आगे आता है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। आपका हेल्दी रहना सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं, आपकी कम्युनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। हेल्थ के जैसे अब मैंने कहा कि आप मेंटली, सोशली, फिजिकली हर तरह से फिट होने चाहिए। सपोज आपके घर के आसपास जो कचरा उठाते हैं जो लोग, जो भी ऐसा काम करते हैं, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, आपके घर के पास कचरा इकट्ठा हो जाता है जिससे जो है बीमारियां फैलती हैं, तो उसका इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर भी आ सकता है। तो समझने वाली बात यह है, आपने तो सब कुछ सही किया, लेकिन आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में कुछ लोगों की गलती की वजह से आप बीमार पड़ गए। तो इसलिए कहा जाता है कि हेल्थ के कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं और कुछ कम्युनिटी इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। हेल्थ का मतलब फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम पर्सनली सब कुछ ठीक करें, सब कुछ सही करें, तो अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए हमारी कम्युनिटी का, हमारे आसपास के लोगों का भी ठीक तरीके से काम करना ज़रूरी है। हर ऑर्गेनिज्म की जो हेल्थ है वो उसकी सराउंडिंग्स, उसके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि अगर उसके आसपास कोई साइक्लोन आ जाता है, कोई टर्बुलेंस आ जाता है, तो इसका इफेक्ट उसकी हेल्थ पे पड़ सकता है। अब साइक्लोन आने में उसका खुद का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उसकी जो है मार झेलनी पड़ती है। ह्यूमन बीइंग्स सोसाइटीज़ में रहते हैं। हमारा सोशल एनवायरनमेंट इसलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करने वाला। हम गाँवों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, ठीक है। हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे सोशल एनवायरनमेंट को डिसाइड, हमारा सोशल एनवायरनमेंट हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को डिसाइड करता है। हमारे आसपास की सोसाइटी कैसी है, हमारे आसपास काम करने वाले लोग प्रॉपरली बिहेव कर रहे हैं या नहीं, अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास गार्बेज इकट्ठा करने वाली जो एजेंसी है वो गार्बेज को इकट्ठा करके डिस्पोज ना करे, अगर आपके घर के आसपास जो नाले हैं, जो ड्रेन्स हैं, उनको साफ ना किया जाए टाइमली, ठीक है, और अगर कोई एजेंसी जिसका भी काम है वो स्ट्रीट्स में और ओपन स्पेसेस में खड़े पानी को डील ना करे और पानी खड़ा रहे गड्ढों में आपके घर के आसपास, ठीक है। अगर आपकी गलियों में, आपके घर के आसपास काफ़ी गार्बेज फेंका जाने लगे लोगों के द्वारा, ठीक है, आपके घर के पास एक खुला नाला हो जहाँ पे पानी खड़ा हो, जिसमें मच्छर पनप सकते हों, इन सारी कंडीशंस में पुअर हेल्थ हो सकती है।
आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी गलती नहीं है, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, बट स्टिल यू आर एट रिस्क। तो इसीलिए कहा है कि गुड हेल्थ अगर आप चाहते हैं तो पर्सनल इश्यूज का तो ठीक रहना ज़रूरी है ही है, साथ ही साथ कम्युनिटी का भी सब कुछ सही करना बहुत ज़रूरी है। तो पब्लिक क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंडिविजुअल हेल्थ के लिए। ठीक है, आगे इसने क्या कहा है, हमें खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, इस खाने को अर्न करने के लिए, कमाने के लिए हमें काम चाहिए, काम के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। ठीक है, हमारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे इलाके में बेरोज़गारी ज़्यादा ना हो। अगर बेरोज़गारी है आपके इलाके में या आपके देश में तो वो भी आपकी बैड हेल्थ का कारण बन सकता है। ठीक है, हमें, अगर हम खुश हैं तभी हम हेल्दी रहेंगे। कहा है ना, फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी। ठीक है, अगर हम एक दूसरे को मिसट्रीट करते हैं, किसी से डरते हैं, तब हम खुश नहीं रह सकते। अगर हम खुश नहीं हैं, इट मीन्स हम हेल्दी नहीं हैं। हमारे आसपास की सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए, सब एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करें, हार्मनी होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े ना हो आपस में, ये भी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कम्युनिटी इश्यूज़ हैं जो इम्यूनिटी, हेल्थ और कम्युनिटी इश्यूज़ को आपस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारी कम्युनिटी का हर चीज़ सही करना ज़रूरी होता है। आगे आता है 5 Fs। 5 Fs, ये 5 F हमें इंश्योर करने अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो। पहला है फ्लूइड्स, पानी का जो सोर्स है अपने आसपास उसको प्रोटेक्ट कीजिए, पानी को अच्छे से ट्रीट कीजिए, अच्छे से स्टोर कीजिए। आगे है फिंगर्स, हाथों को खाना खाने और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छे से धोइए। ठीक है, डेफोकेशन के बाद, टॉयलेट वगैरह जाने के बाद भी हाथों को अच्छे से धोइए। खाने को, आगे है फ्लाइज, मक्खियों से दूर रखिए खाने को। ठीक है, मक्खियों को कंट्रोल कीजिए, अपने घर में कम कीजिए, किसी तरीके से खाने को ढक के रखिए। आगे है फील्ड्स, जो खेतों से सब्जियां या फ्रूट्स आते हैं उनको खाने से पहले अच्छे से धो लीजिए। ओपन में डेफोकेशन, ओपन में टॉयलेट के लिए मत जाइए। आगे है नेक्स्ट है आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, आपका जो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है वो अच्छे से काम करे। ये लास्ट है फ्लड्स है। ठीक है, आगे आता है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। तो बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है पहले। स्टेट द डिस्टिंक्शन बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री, दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। हेल्दी का मतलब होता है कि बंदा सोशली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से फिट है, और डिजीज़ फ्री का मतलब है कि उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को जॉब नहीं मिल रही है, वो जॉब करना चाह रहा है, जॉब ढूंढ भी रहा है, मिल नहीं रही है, तो वो अनहेल्दी है, ही इज़ नॉट हैविंग अ गुड हेल्थ। क्यों? क्योंकि वो सोशली परेशान है, मेंटली परेशान है वो। ठीक है, लेकिन वो डिजीज़ फ्री है, वो हेल्दी नहीं है लेकिन वो डिजीज़ फ्री है क्योंकि उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, बस वो टेंशन लिए बैठा है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। देखिए, हेल्थ और डिजीज़ दो अलग अलग चीज़ें हैं, इंटर रिलेटेड हैं दोनों चीज़ें आपस में, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं। देखिए, डिजीज़ जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना है, डिस और ईज, यानी डिस्टर्ब्ड ईज। जब हमारे शरीर में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होती है, हम आराम से नहीं होते, कोई प्रॉब्लम होती है हमें, तब हम उस स्टेट को क्या बोलते हैं? डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ का मतलब बीइंग फिजिकली अनकंफर्टेबल, ये मतलब है डिजीज़ का। ठीक है, इसका मीनिंग काफ़ी लिमिटेड है हेल्दी से। डिजीज़ फ्री में अक्सर हम फिजिकल वेलबींग की बात करते हैं, हेल्दी में हम मेंटल, फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल हर तरह की वेलबींग की बात करते हैं। ठीक है, डिजीज आप कब कहेंगे कि मैं बीमार हूँ? कब कहेंगे? जब हमें कोई डिस्कम्फर्ट लगे, जैसे कि सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, लूज मोशंस है, तब आप कहेंगे अरे मैं तो बीमार हो गया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, इसका जरूरी नहीं है कि आपको एब्सोल्यूट फाइनल कॉज पता हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मेरे को स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया की वजह से ये हो गया है और उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, पूरी डिटेल जानना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हेडेक हो रहा है, बेशक आपको उसका कारण पता है या नहीं पता है, आप डिजीज्ड हैं ये बात आपको पता लग जाती है। ठीक है, जैसे कि हम ये कह तो सकते हैं कि डायरिया हो गया उसको, विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज़ कॉज द लूज मोशंस, हम कह तो देते हैं लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास हमें जाके हमें कंफर्मेशन एक बार करनी पड़ती है। आगे देखिए इसने क्या बताया है, we can as easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease। ये क्या कहता है? जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था जॉब ना मिलने का, ठीक है,
अब उस बंदे को पुअर हेल्थ है उसकी, लेकिन डिजीज़ नहीं है, वो डिजीज़ नहीं है उसको किसी तरह की, ठीक है। तो बीइंग डिजीज़ फ्री और बीइंग हेल्दी दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि किसी डांसर के लिए गुड हेल्थ का मतलब है कि वो अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कर पा रही है, डिफ़िकल्ट और पोजीशंस को ग्रेसफुली कर पा रही है। म्यूजिशियन के लिए गुड हेल्थ का मतलब है कि उसके अंदर इतनी ब्रीदिंग कैपेसिटी है कि वो अपनी फ्लूट के नोट्स को अच्छे से बजा पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हेल्थ का मीनिंग है वो सबके लिए अलग अलग होता है। अगर हम अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग काम कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम हेल्दी हैं। तो इसका मतलब अगर किसी को डिजीज नहीं है तब भी वो अनहेल्दी हो सकता है। इसीलिए हेल्थ और डिजीज दोनों को सेपरेटली पढ़ना समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं डिजीज़ और उसके कारण, बीमारियां और वो क्यों होती हैं। व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक। अब डिजीज़ कैसी दिखती है, हम पहचानते कैसे हैं डिजीज़ को, सबसे पहले तो वो बात आती है। देखिए, अब डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता कैसे चलता है कि हमें बीमारी है, ठीक है। हमें कैसे पता चलता है कि हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ठीक नहीं है। हमारी बॉडी में कई सारे टिश्यूज़ होते हैं, चैप्टर 6 में हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। ये टिश्यूज़ हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स को बनाते हैं। वो ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी के फंक्शंस करते हैं, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी ऑक्सीजन की हेल्प से और फूड की हेल्प से एनर्जी निकालता है। तो बॉडी सिस्टम्स टिश्यूज़ की हेल्प से अपना अपना काम करते हैं। हर एक ऑर्गन सिस्टम में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स में स्पेशल पार्ट्स होते हैं और वो अपना अपना काम करते हैं। जैसे किडनीज अपना काम करती हैं, हार्ट अपना काम करता है, हार्ट के पास स्पेशल टिश्यूज़ हैं अपना काम करने के लिए, लंग्स अपना काम करते हैं, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक और इंटेस्टाइन्स आते हैं जो बाहर से लिए गए फूड को, खाए गए फूड को डाइजेस्ट करते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है, जो हड्डियों और मसल से मिलकर बना हुआ है, वो बॉडी पार्ट्स को आपस में जोड़ के रखता है और हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो अपना अपना काम करते हैं। जब भी हम बीमार हो जाते हैं, डिजीज्ड होते हैं, तो इनमें से एक या एक से ज़्यादा सिस्टम्स जो हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम महसूस करेंगे, जिससे अब इससे हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स और साइंस आएंगे। अब सिम्टम्स क्या होते हैं और साइंस क्या होते हैं, इसके बीच में भी डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, इनका मीनिंग पूछा जा सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इज व्हाट यू फील इन योर सेल्फ व्हेन यू आर डिजीज्ड, जो आप फील करते हैं। जैसे कि हेडेक है, अब सिर दर्द आपको फील होगा ना, आपके आसपास वालों को, सामने वालों को आपकी हरकतों से, आपकी कहने से पता चलेगा। सिम्टम्स इज व्हाट यू फील इनसाइड, ठीक है। आपको लूज मोशंस है, आपको पता चलेगा। आपको पेट में दर्द है, आपको पता चलेगा। तो सिम्टम्स वो होते हैं जो आपको पता चलते हैं, ठीक है। सिम्टम्स आर नॉट डिजीज स्पेसिफिक। दूसरा पॉइंट सिम्टम्स का, सिम्टम्स डिजीज स्पेसिफिक नहीं होते। जैसे कि सिर दर्द कई कारणों से हो सकता है आपको एग्जामिनेशन स्ट्रेस हो सकता है आपको मेनिंजाइटिस जो एक बड़ी बीमारी होती है दिमाग की, वो हो गई हो आपको, ठीक है। अगर आपको लूज मोशंस है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। आपको स्टमक इन्फेक्शन हो गया हो, ये भी कारण हो सकता है। और भी आपने कुछ ऐसी दवाई ले ली हो जो आपको नहीं लेनी चाहिए थी, वो भी इसका कारण हो सकता है, ठीक है। तो सिम्टम्स जो होते हैं दे आर नॉट डिजीज स्पेसिफिक, दे सिंपली टेल दैट समथिंग इज नॉट राइट, कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। साइंस क्या होते हैं? साइंस इज व्हाट फिजिशियन लुक फॉर, जो डॉक्टर्स देखते हैं, जो एक्सपर्ट्स देखते हैं। जैसे कि आप गए डॉक्टर के पास, सर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, पेट में दर्द है मेरे को। डॉक्टर ने आपका यूरिन टेस्ट करवाया, लैब टेस्ट करवाया, दैट लैब टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइन। वो साइंस होते हैं जो दूसरे आपके अंदर देखते हैं, जो एक्सपर्ट्स आपके अंदर देखते हैं, वो साइंस होते हैं। साइंस डिजीज स्पेसिफिक होते हैं। साइंस पर्टिकुलरली जब आपका लैब टेस्ट हो जाएगा तो पर्टिकुलरली बता देंगे इस बंदे को ये प्रॉब्लम है या फिर ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब होता है सिम्टम्स का और साइंस का, ठीक है। सिम्टम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? व्हेन वी फील दैट समथिंग इज रॉन्ग, इसका मतलब वो सिम्टम है। जैसे कि हमें सिर दर्द है, हमें कफ है, हमें लूज मोशंस हैं, हमें कोई ऐसा जख्म हो गया जिसमें पस हो गई है, ये सारे सिम्टम्स के एग्जांपल्स हैं। इन सब से पता चलता है कि कोई बीमारी है, लेकिन कौन सी बीमारी है ये पता नहीं चलता। जैसे कि एक हेडेक है, हेडेक सिंपली जो है वो
किसी एग्जामिनेशन स्ट्रेस की भी वजह से भी हो सकता है, या मेनिंजाइटिस की वजह से भी हो सकता है, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हेडेक होता है। फीवर का एग्जांपल, फीवर बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है। साइंस वो होते हैं जो फिजिशियंस हमारे अंदर देखते हैं, ठीक है। साइंस जो है वो पर्टिकुलर डिजीज़ की तरफ इंडिकेशन देते हैं, जैसे कि लेबोरेटरी टेस्ट जो होते हैं वो साइंस का एग्जाम्पल है। आगे आता है एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेज। मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। डिजीज़ का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है ये कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। उनमें से एक है कि डिजीज़ कितने टाइम तक हमारी बॉडी पे रहती है। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कुछ समय तक रहती हैं, उसके बाद ठीक हो जाती हैं पूरे तरीके से, इनको एक्यूट डिजीज़ कहा जाता है। जैसे कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम अमूमन हो जाता है जब भी मौसम बदलता है, लेकिन ये एक एक्यूट डिजीज़ है, ये कुछ दिनों में ही 2-3 दिन के अंदर ये ठीक हो जाता है और आपकी बॉडी के ऊपर कोई आफ्टर इफेक्ट भी नहीं होता इसका, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत लंबे टाइम तक, सालों साल रहती हैं, ठीक है, कई बार वो लाइफ टाइम तक ठीक नहीं होती। ऐसी डिजीजेज को क्रॉनिक डिजीजेज कहा जाता है। तो फर्स्ट आ गया दोनों में डिफरेंस। एक्यूट डिजीजेज लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्रॉनिक डिजीजेज लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, समटाइम्स लाइफ टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल है एलिफेंटियासिस का, जैसे इसने एक्यूट में एग्जाम्पल दिया कॉमन कोल्ड का, वैसे ही इसमें एग्जाम्पल है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस जो काफ़ी फिलेरियल वॉर्म की वजह से होती है, काफ़ी कॉमन है इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में, ठीक है। आगे आता है आपका क्रोनिक डिजीजेज एंड पुअर हेल्थ। क्रोनिक डिजीज की और पुअर हेल्थ कैसे कनेक्टेड है। एक्यूट और क्रोनिक डिजीजेज के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं हमारे हेल्थ के ऊपर, ठीक है। कोई भी डिजीज़ जो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को इफेक्ट करती है वो हमारे हेल्थ को भी इफेक्ट करेगी। मतलब एक्यूट भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है, क्रोनिक भी इफेक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के हर पार्ट का प्रॉपरली फंक्शन करना जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। तो एक बात तो पक्की है कि एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। लेकिन एक्यूट डिजीज़ काफ़ी जल्दी ठीक हो जाती है और मेजर इफेक्ट्स नहीं छोड़ती ठीक होने के बाद। जनरल हेल्थ हमारी ठीक रहती है, 1-2 दिन बीमार रहेंगे, दवाई वगैरह लेंगे, ठीक हो जाएंगे और उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम भी महसूस नहीं होगी। लेकिन क्रोनिक डिजीज़ आफ्टर इफेक्ट्स छोड़ देती है। जैसे कि एक कफ एंड कोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। कफ एंड कोल्ड वैसे उसमें आती है, एक्यूट में आती है कफ एंड कोल्ड, ठीक है। हमें कफ एंड कोल्ड हो ही जाता है, सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, हम बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं इससे। जनरली हफ्ते का टाइम लगता भी नहीं है और इससे कोई आफ्टर इफेक्ट भी नहीं आता। एक बार ठीक होने के बाद हमें कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होती, ठीक होने के बाद हमें रिकवरी के लिए, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। लेकिन अगर हमें कोई क्रोनिक डिजीज़ हो जाए, जैसे कि टीबी हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, तो हमें कई साल तक इस बीमारी से परेशान रहना पड़ेगा। और अगर ठीक हो भी जाएंगे तो इससे हमारा वेट लॉस हो सकता है, ठीक है, इससे स्किन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इससे हम हमेशा थके रहेंगे, ठीक होने के बावजूद भी हमें प्रॉब्लम्स महसूस होंगी। तो क्रोनिक डिजीज़ हमारी बॉडी के ऊपर ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स डालती हैं एक्यूट डिजीज़ के मुकाबले। जैसे अगर कोई एक्यूट डिजीज़ हो तो हो सकता है कि आप कुछ दिनों के लिए स्कूल ना जा पाओ, लेकिन बाद में आप उस सिलेबस को कवर कर लोगे। लेकिन क्रोनिक डिजीज़ आपको, मतलब स्कूल में बेशक आप जा रहे हैं, आपको क्रोनिक डिजीज़ आप स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन फॉलोअप करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बाकी बच्चों के अंदर बाकी बच्चे जितना काम कर पाएंगे आप उतना काम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपकी लर्निंग एबिलिटी को इफेक्ट करेगी वो, ठीक है। यानी लंबे टाइम तक आप अनहेल्दी रहोगे अगर आपको क्रोनिक डिजीज़ हो जाती है तो। इसीलिए क्रोनिक डिजीज़ का काफ़ी लंबा चौड़ा ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं एक्यूट डिजीज़ के मुकाबले। आगे आते हैं डिजीज़ के कॉजेज़, डिजीज़ के कारण, डिजीज़ होती क्यों है, ठीक है। जब हम डिजीज़ के कॉजेज़ की बात करते हैं, कारणों की बात करते हैं, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि डिजीज़ के जो कॉजेज़ होते हैं वो मल्टी लेवल कॉजेज़ होते हैं। मैं आपको छोटा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको, सपोज़ इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको लूज मोशंस हो गए हैं, ठीक है। लूज मोशंस का कारण क्या होगा भाई, इन्फेक्शन हो गया, ये कारण है लूज मोशंस का, ये इमीडिएट कॉज है उसका लूज मोशंस का। अगला क्वेश्चन आता है इन्फेक्शन क्यों हुआ भाई, ठीक है। तो मान लो इन्फेक्शन गंदा पानी पीने से हुआ, अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर से हुआ, ठीक है। तो मल्टी लेवल, फर्स्ट लेवल कॉज क्या है, सबसे पहला इमीडिएट कॉज क्या है, इन्फेक्शन। अब कंट्रीब्यूटेड कॉजेज की बात भी करेंगे हम
इन्फेक्शन तो चलो ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से बच्चा बीमार हो गया, लूज मोशंस हो गए। इन्फेक्शन हुआ क्यों? क्योंकि उसने गंदा पानी पी लिया था। ठीक है, अब आगे आता है कि गंदा पानी तो बहुत से बच्चों ने पिया था, यही बच्चा क्यों बीमार हुआ, बाकी बच्चे तो बीमार नहीं हुए। ठीक है, तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि वो बेबी जो है वो हेल्दी नहीं था पहले से ही। ठीक है, इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज व्हेन एक्सपोज्ड टू रिस्क। अगर आप ऑलरेडी अनहेल्दी हो तो आपके दूसरी बीमारियां पकड़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जबकि हेल्दी जो बेबीज फुल्ली हेल्दी थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आगे प्रॉब्लम आता, अब आगे अगला लेवल आता है, भाई ठीक है आपने ये तो कह दिया कि बेबी अनहेल्दी है, अब वो अनहेल्दी क्यों है भाई, अब ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके अनहेल्दी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वो अच्छे से उसको नरिशमेंट नहीं मिला, पोषण नहीं मिला, प्रॉपर खाना नहीं मिला उसको, तो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम्स अ सेकेंड कॉज ऑफ द डिजीज। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आता है कि बच्चे को अच्छा खाना क्यों नहीं मिला, बैलेंस्ड डाइट क्यों नहीं मिली, बच्चे को अच्छी नरिशमेंट क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो पुअर हाउस होल्ड से बिलोंग करता है, उसके पेरेंट्स खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, प्रॉपर खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे मतलब जब हम बीमारियों के कारणों की बात करते हैं साइंस में, तो उसके एक तो होता है उसका इमीडिएट कॉज, जैसे इन्फेक्शन का इमीडिएट, जैसे लूज मोशंस का इमीडिएट कॉज है इन्फेक्शन। उसके बाद आते हैं उसके कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज, मल्टी लेवल कॉजेज। इन्फेक्शन क्यों हुआ, गंदा पानी पीने से हुआ, चलो ठीक है गंदा पानी पी लिया इसने, लेकिन गंदा पानी तो बहुत से लोगों ने पिया था, इसी को इन्फेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि ये बेबी पहले से अनहेल्दी था। पहले से अनहेल्दी क्यों था, क्योंकि इसको प्रॉपरली खाना नहीं मिल रहा था, अच्छा नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा था। अच्छा नरिशमेंट क्यों नहीं मिला इसको, क्योंकि इसकी फैमिली फूड अफोर्ड नहीं कर सकती। फूड अफोर्ड क्यों नहीं कर सकती इसकी फैमिली, क्योंकि जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे मल्टी लेवल कॉजेज होते हैं। हो सकता है उस बेबी के अंदर कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस हों, जिससे उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस दूसरों से ज़्यादा हो गए हों। ठीक है, आगे आता है अगर पैथोजन नहीं होता तो जेनेटिक डिफरेंस और पुअर नरिशमेंट अकेली लूज मोशन का कारण नहीं बन सकती थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डिजीज़ के कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज भी उतने ही ज़रूरी होते हैं जितना उसका इमीडिएट कॉज ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर बच्चे को सपोज बच्चे के अंदर इन्फेक्शन के ऑर्गेनिजम्स एंटर कर गए, लेकिन अगर बच्चे का इम्यून सिस्टम ठीक है, हेल्दी है, तो वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, वो बेबी को बीमार नहीं कर पाएंगे वो इन्फेक्शियस एजेंट्स, बेबी का इम्यून सिस्टम उसको बचा लेगा। लेकिन अगर वो पुअर हेल्दी भी नहीं है बच्चा, पुअर हेल्थ है उसकी, माल नरिश्ड है बच्चा, इन्फेक्शन के ऑर्गेनिजम्स भी उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, तब वो बच्चा बीमार हो जाएगा। इसका मतलब इमीडिएट कॉजेज़ और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज़ दोनों ही बीमारी के कारण होते हैं। अब और भी हम इसके एंगल्स कई तरीक़ों से इसको सोच सकते हैं, जैसे कि उस बेबी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्यों नहीं मिला, क्योंकि जहाँ पे वो रहती है वहाँ की पब्लिक सर्विसेज, जो सेवाएं हैं वहाँ की, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को काम करना चाहिए वहाँ पे, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए पॉवर्टी एंड लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज बिकम्स थर्ड कॉज ऑफ द डिजीज़, ये तीसरा कारण है बीमारी का। तो हर बीमारी के कुछ इमीडिएट कॉजेज़ होते हैं, कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज़ होते हैं। हो सकता है ज़्यादातर जो डिजीज़ होते हैं उसके कई कॉजेज़ होते हैं, सिंगल कॉज नहीं होता, कई कारण होते हैं बीमार होने के। ठीक है, आगे आता है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ दोनों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है जब हम डिजीज़ के कारणों की बात करते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को, इसी अप्रोच को जो हमने पहले यहाँ पे शुरू की है, इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। आगे अब हम बात करेंगे इमीडिएट कॉजेज़ की, और वो भी डिटेल में बात करेंगे। इमीडिएट कॉजेज़ जो होते हैं डिजीज़ के, इसकी वजह से डिजीज़ दो कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है। पहला तो वो डिजीज़ जो इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वॉर्म्स, जैसे पेट के कीड़े होते हैं उस तरह के वॉर्म्स की वजह से हुई हो। जो डिजीजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वॉर्म्स की वजह से होती हैं उन डिजीजेज को इन्फेक्शियस डिजीजेज कहा जाता है। या हम और प्रॉपरली कहें तो जिन डिजीजेज का इमीडिएट कॉज कोई इन्फेक्शियस एजेंट होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई वॉर्म होता है, कोई कीड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि माइक्रोब्स जो हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं कम्युनिटी में। अगर किसी एक को मलेरिया हो गया तो वो औरों तक भी मच्छरों के ज़रिए फैल सकता है। ठीक है, तो इन डिजीज़ के दो नाम हो गए, एक तो इन्फेक्शियस डिजीज़, दूसरा कम्युनिकेबल डिजीज़।
इन्फेक्शियस इसीलिए क्योंकि इन बीमारियों का जो इमीडिएट कॉज है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर वर्म्स वगैरह हैं, और कम्युनिकेबल इसीलिए क्योंकि ये डिजीज़ दूसरों में फैल सकती है। आगे आता है कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट से नहीं होती, जैसे कि आप प्रॉपरली विटामिन डी नहीं ले रहे हैं जिससे आपको रिकेट्स हो गया, रिकेट्स नाम की बीमारी हो गई है। आप प्रोटीन्स वगैरह अच्छे से नहीं ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह अच्छे से नहीं ले रहे हैं, फैट्स अच्छे से नहीं ले रहे हैं, जिससे आपको क्वाशोरकर और मेरास्मस नाम की बीमारियां हो गई हैं। तो इनमें इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से आपको बीमारी नहीं हुई, कोई और कारण था बीमारी का। ठीक है, तो इस तरह की बीमारियां फैलती भी नहीं हैं। ठीक है, ये नॉन इन्फेक्शियस होती है, नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। ठीक है, ऐसी बीमारियां जिनका एक्सटर्नल कॉजेज नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से नहीं होती जो, ठीक है, उनको नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज कहा जाता है। जैसे कि कैंसर्स जो होते हैं ज़्यादातर वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक्सेसिव वेट या लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से होता है। और भी कई बीमारियां जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए। तो इन्फेक्शियस डिजीजेज हो गया एक, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो गया। इनका इमीडिएट कॉज क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर वर्म्स वगैरह होते हैं। इनका इमीडिएट कॉज क्या होता है? इनका इमीडिएट कॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वर्म्स नहीं होते। ठीक है, अगली बात क्या है? इन्फेक्शियस डिजीजेज जो हैं उनके कॉजेज एक्सटर्नल होते हैं। बाहर से कोई बंदा, बाहर से कुछ गलत होता है, बाहर से कोई इन्फेक्शियस एजेंट आपको बीमार करता है। जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के जो कारण होते हैं वो इंटरनल होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम अराइज हुई है जिससे आप बीमार हुए हैं। तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है कि इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिकेबल होती हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जनरली नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं पेप्टिक अल्सर्स की। ये दो जो हैं एक्सपर्ट्स थे, मार्शल और वॉरेन। ठीक है, पेप्टिक अल्सर्स क्या होते हैं? पेट में जो छाले हो जाते हैं उनको पेप्टिक अल्सर्स कहा जाता है। शुरू में पेप्टिक अल्सर्स के बारे में ये कहा जाता था कि जब हमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, स्टमक में ब्लीडिंग हो जाती है, डोडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो जाती है, अच्छे से खाना नहीं खाते हम, हमारा खाना खाने का पैटर्न बिगड़ जाता है, तब हमारी बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है जिससे हमारी बॉडी में, हमारे पेट में छाले हो जाते हैं। पहले हम ये मानते थे, लेकिन दो ऑस्ट्रेलियंस ने एक नया बैक्टीरिया डिस्कवर किया, हेलिकोबैक्टर पीलोरी, ये डिस्कवर किया। उन्होंने पाया कि जितने भी बंदों को पेप्टिक अल्सर्स थे उनके स्टमक में इस बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा थी। तो इन्होंने डिस्कवर किया कि इस बैक्टीरिया की वजह से पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। और पेप्टिक अल्सर का फिर उन्होंने एक चीज़ और करके दिखाई, जिस भी बंदे के अंदर इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया जाए वो बंदा ठीक हो जाता है, उसका पेप्टिक अल्सर अपने आप ठीक हो जाता है। तो इन्होंने प्रूव किया, पेप्टिक अल्सर्स का कारण भी बताया, उसका इलाज भी बताया, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। आगे आता है डिजीज़ेस किस तरीके से स्प्रेड होती हैं, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाना है, कैसे उनकी रोकथाम की जानी है, वो अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग होती हैं। जैसे कि कोविड ने हमको परेशान क्यों किया, कोरोना ने हमको परेशान क्यों किया, ये उतनी फैटल नहीं है, उतनी जानलेवा नहीं है, लेकिन ये कम्युनिकेबल है, ये स्प्रेड बड़ी जल्दी होती है हवा के ज़रिए और बाकी चीज़ों के ज़रिए, इसीलिए इसने हमको इतना परेशान कर दिया। तो अलग अलग डिजीज़ के कारण का, प्रॉब्लम्स का, वो हुई क्यों है, इस चीज़ का जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि बीमारी कैसी बीमारी है, किस वजह से हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि उसको फैलने से कैसे रोकें, उसको ट्रीट कैसे करें, हमारी कम्युनिटी को कैसे बचाएं। ठीक है, तो अगर वो बॉडी इन्फेक्शियस है तो उसका तरीका अलग होगा ट्रीट करने का, अगर नॉन इन्फेक्शियस है तो तरीका अलग होगा। जैसे कि अगर वो बॉडी इन्फेक्शियस है तो हम कोशिश करेंगे कि वो कम्युनिटी में ना फैले, हम ये भी कोशिश करेंगे इलाज के साथ साथ। लेकिन अगर वो नॉन इन्फेक्शियस है तो हम उस बंदे को ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो फैलेगी तो है ही नहीं। ठीक है, तो पार्ट 1 में बच्चों इतना ही। आगे हम लेसन को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके डिवाइस तक। जाने से पहले एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से ज़रूर चेक करें, हो सकता है जो चैप्टर आप ढूंढ रहे हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से चाहते हैं, वो आपको यहाँ मिल जाए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।